नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 ऑक्सीजन प्लांट का एक साथ लोकार्पण किया है। उन्होंने ये लोकार्पण वर्चुअल तौर पे किया है। अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। आज कौशल्या माता मंदिर, जो कि एकमात्र है पूरे विश्व में और चंदखुरी में स्थापित है, यहाँ पर उसके उन्नयन और उसके विकास के साथ साथ राम वन गमन पथ को लेकर के भी एक वृहद योजना की शुरुआत की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता ली और इस पूरे कार्य योजना के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। विश्व में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी, उस परिसर का जहाँ जीर्णोद्धार किया गया, बहुत सुंदर उसे विकसित किया गया है, जिसकी शुरुआत आज होनी है। छत्तीसगढ़ की पहचान सांस्कृतिक रूप से भी है। हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं, विभिन्न जातियां हैं, उनकी अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। हमारे जनजाति बस्तर में भी है, सरगुजा में भी है। उन जनजातियों के जो जीवन शैली है, उनके अपने जो आस्था के केंद्र हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम, उसे विकसित करने का काम, उसमें सहयोग देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रवाना की गई विजय मशाल अब छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। ये कवर्धा में प्रतीकात्मक रूप से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। जिस तरीके से भारतीय सेना ने कार्य किया था और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था पाकिस्तान के जुल्म से, उसको लेकर के अब लोगों के बीच में बातें रखी जाएंगी। साथ ही साथ सेना के जवानों के द्वारा उस शौर्य की गाथाओं को भी प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी इस दौरान किया जा रहा है। कोसा, जो कि इसका नियंत्रण करता है, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों इकाइयां शामिल होती हैं, संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। इस हेतु आज एक पत्रकार वार्ता न्यू सर्किट हाउस में रखी गई थी, जिसमें अधिकारियों ने इस पूरी कार्य योजना को लेकर के चर्चा की है और साथ ही साथ पत्रकारों को जानकारी दी कि ये पूरा कार्यक्रम किस तरीके से संचालित किया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को हराया गया था और उस दौरान बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी और नरेंद्र मोदी द्वारा रवाना की गई ये मशाल 12 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी, जो कि शौर्य गाथाओं का वर्णन करेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा CTV7 को जानकारी दी गई। देखिए, 50 वर्ष पूर्व दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया था और बांग्लादेश के साथ 7.5 करोड़ नागरिकों को पाकिस्तानी उत्पीड़न से आज़ादी दिलाई थी। उसी को समारोह पूर्वक मनाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इस तरह की एक विजय मशाल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली से रवाना की गई जय जवान ज्योति से, जो कि देश के प्रत्येक प्रदेश में जा कर के आ रही है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसका आगमन 12 अक्टूबर को हो रहा है और 19 अक्टूबर तक ये मशाल छत्तीसगढ़ में रहेगी। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को इस शौर्य गाथा के प्रति जागरूक बनाया जाएगा।
देखिए, ये जो हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो कमांड है यहाँ पर कोसा कहलाती मुख्यालय है। इस कोसा का मुख्यालय हमारे नया रायपुर में है और ये यहीं से सभी गतिविधियों को संचालित करता है। इसी के संबंध में ये फ्लैग है। इधर कवर्धा को लेकर के आज रमेश मोदी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता ली है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि कवर्धा जैसे शांत क्षेत्रों में अब नई सरकार बनने के बाद में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि लोग वहां पर डरे हुए हैं। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो है मोहम्मद अकबर, वो भी इस दिशा में अब तक कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और कोई भी विधायक, पार्षद या किसी भी स्तर का कांग्रेसी नेता या सरकार का पदाधिकारी यहाँ पर नहीं जा रहा है ताकि मामले को नियंत्रित किया जा सके। ऐसे में उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि इस तरह की जो हिंसा फैल रही है उस पर तत्काल लगाम लगाए। उनका यह भी कहना था कि जिस समाज विशेष के द्वारा कवर्धा में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है उस पर कार्यवाही जरूर की जाए। उन्होंने एक तरफा कार्यवाही का भी आरोप लगाया। इस पत्रकार वार्ता को घनश्याम चौधरी ने भी संबोधित किया। दोनों वक्ताओं ने CTV7 से चर्चा की और अपनी बात रखी। वो अपनी मानसिकता बदल दे कि हिंदुओं में कुछ भी करो, हिंदू साथ बैठा रहेगा, ये मानसिकता उनको बदलनी पड़ेगी। हम अटैक करेंगे आपको बढ़िया। हमने आज तक किसी पर अटैक नहीं की। हम कभी झगड़ा नहीं चाहते। वो भी अपने घर पे झगड़ा चाहेगा। झगड़ा वही चाहेगा जो बाहर बढ़ा। इनको मानसिकता लानी पड़ेगी कि हम लोकल रहने वाले, इस देश के रहने वाले, ये देश हमारा भी है। ये मानसिकता नहीं आएगी, वो सब देखे अपने शासन करते हैं वो भूल जाएंगे। कवर्धा जिले को लेकर के जो पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है कवर्धा जिले की, वो इस विषय को लेकर के हम आज प्रेस क्लब में अपना विषय रखने आए हैं। विषय आप सबके सामने रखा गया। विषय ऐसा है कि कवर्धा जिले के अंदर में लोहारा नाका चौक में भगवा ध्वज लगा हुआ है, जिसको उतारने के लिए पुलिस प्रशासन वहाँ के कार्यकर्ता को बुलाती है कि आप ये भगवा ध्वज लगाए, उसको उतारो। उस कार्यकर्ता का कहना ये था कि मैं लगाया, सिर्फ इसको बदला हूँ, ये ध्वज वर्षों से लगा हुआ है, इस ध्वज को मैंने सिर्फ नया किया है। पर पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पर ना भगवा लगेगा ना हरा लगेगा, ये दोनों उतारे जाएंगे। तो दुर्गेश से कहा जाता है कि आप अपने ध्वज को उतारो, हरा लगाने वाले उसको उतारेंगे। उस बात को लेकर के दुर्गेश जब उतारने के लिए चढ़ता है वहाँ से और वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाता है, तो नीचे लेकर आने पर जय श्री राम के नारे से लोगों को तकलीफ होती है और उसके ऊपर हमला कर दिया गया। यह घटना से इस प्रकार का जो घटना घटी, वहाँ पर हमला किया गया और हमले में लगभग दुर्गेश के ऊपर 40 से 45 लोग हमला हथियारबंद लोगों ने किया और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के देखती रही। यह कृत्य की वजह से आज कवर्धा के अंदर में यहाँ जो अशांति फैली हुई है वह इस कृत्य उसका कारण है। अगर पुलिस प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर देती जो दुर्गेश देवांगन के ऊपर हमला किए उनके ऊपर, तो शायद यह घटना अभी नहीं घटती। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। लखीमपुर के पीड़ितों को छत्तीसगढ़ सरकार 50-50 लाख रुपए देगी। इस मामले को लेकर के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि ये एक अच्छा प्रयास है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार और योगी सरकार की निंदा भी की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जिस प्रकार से किसान आंदोलन को कुचलने के लिए लखीमपुर खीरी की घटना हुई, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार से और योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये पूछा है कि कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किनका संरक्षण है। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो ऐतिहासिक रूप से इसका दूसरा उदाहरण नहीं होगा कि सरकार में बैठे लोगों के इशारे पर केंद्रीय मंत्री के पुत्र के द्वारा इस प्रकार हत्या का मामला, किसानों की हत्या का मामला, जीप से रौंद कर हत्या की मामला और उसके बाद प्रशासन का जो रुख है, जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया और पूरे देश में किसान आंदोलन को बात करने के लिए, बदनाम करने के लिए, कुचलने का जो कुत्सित प्रयास मोदी सरकार और योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, निंदनीय है। हमारे मुखिया भूपेश बघेल कल किसानों के
पीड़ित परिवारों से मिलकर जो उनका दुख बांटने का काम किया, जो उनके दुख में शामिल हुए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में आज पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन न्यू सर्किट हाउस में किया गया था। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दायित्व मिलने के बाद में ये जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है कि समाज के हर वर्ग का खास ख्याल रखा जाए और उनके उन्नति के लिए कार्य किया जाए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अलग अलग अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हुए और प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए, जिन्होंने नव अध्यक्ष को बधाई दी। कल्याण के काम आयोग ने करना है। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग 52-54% है और एक बड़े समुदाय के कल्याण की योजना बनाना, काम करना बहुत मुश्किल काम है। का होते हमारा कोई पद मिलते ना तो बड़ा खुशी होती, काबर कि माला पहिरेल मिलते, भाषण देल मिलते, मंच में बैठे मिलते, लेकिन जब ओकर दायित्व, ओकर जिम्मेदारी हर जब ध्यान जाते तो बहुत मुश्किल काम। CTV7 रायपुर ब्यूरो। इधर नवरात्र प्रारंभ हो गया है और देवी के मंदिरों में रौनक काफी देखी जा रही है। न सिर्फ रात की सजावट बल्कि पंडालों में भी रौनक है और अब कलश स्थापित होने के बाद कलश के दर्शन करने वाले लोगों का भी तांता लगा हुआ है। प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजन किया जाता है, इसलिए कई लोगों को सुबह से ही पंक्तिबद्ध होकर के देवी महामाया के मंदिर में और मां काली के मंदिर में भी दर्शन करते देखा गया। लोग 9 दिन तक नवरात्र का उपवास भी रखते हैं और अपने इष्ट देवी शक्ति की उपासना करते हैं। महामाया मंदिर में इस बार पिछले वर्ष के कलश को भी स्थापित किया गया है। यह बताना लाजमी होगा कि पिछले बार कोरोना के चलते कई स्थानों पर कलश की स्थापना नहीं की गई थी। उन कलशों को भी इस साल स्थापित किया जा रहा है और इस बार नए भी कलश स्थापित किए जा रहे हैं। महामाया मंदिर के पुजारी मनोज शुक्ला ने CTV7 से चर्चा की और जानकारियां दी। नवरात्रि पर्व शक्ति आराधना का महापर्व कहलाता है। आज गुरुवार से कुंवार शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ हुई, जिसके साथ में ही मां महामाया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुबह 4 बजे से ही दर्शन के लिए यहाँ आगमन शुरू हो गया था। मध्य रात्रि में 12 बजे मंदिर ट्रस्ट के जितने पंडित पुजारी आचार्यगण हैं पूजन प्रारंभ किए थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे माता रानी का भव्य श्रृंगार करके मंदिर का पट खोला गया था। उसके बाद सुबह 7:30 बजे आरती प्रारंभ हुई और जैसे कि प्राचीन परंपरा है यहाँ की कि अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना पूजन प्रारंभ होता है। 11:36 से होते ही अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का पूजन प्रारंभ हुआ। आवाहित देवताओं की विधि विधान से षोडशोपचार पूजन के बाद चकमक पत्थर की रगड़ से जो चिंगारी निकलती है उससे प्रधान राज ज्योति को प्रज्वलित किया गया। विगत चैत्र नवरात्रि में लगभग 4,500 ज्योति रसीद काटी गई थी, लेकिन उस समय कोरोना महामारी के चलते ज्योति प्रज्वलित नहीं की जा पाई थी, तो उन्हीं 4,500 के लगभग ज्योति कलशों को इस बार प्रज्वलित किया गया। CTV7 रायपुर ब्यूरो। 15 रुपए बढ़ गए हैं गैस के दाम, जो आपके घर के बजट को बिगाड़ेंगे, ये कहना है कांग्रेसी नेताओं का। उनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के कीमतों में लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है और अब जबकि रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे घरेलू बजट बुरी तरीके से प्रभावित होगा। निश्चित रूप से जब से मोदी सरकार आई है, देश में महंगाई दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ते जा रही है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करने वाली मोदी सरकार आज जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल और तमाम उपभोक्ता वस्तुओं में जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आम उपभोक्ता, आम आदमी त्रस्त है। जिस प्रकार से 300, 350, 400 रुपये वाले कीमत की गैस सिलेंडर आज 970 रुपये से ऊपर बिक रहा है। डीजल पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज जो है वो मोदी सरकार की मुनाफाखोरी का प्रमाण है।
जिस डीजल पर 3 रुपया 24 पैसा सेंट्रल एक्साइज 2014 में यूपीए के समय में मनमोहन सिंह सरकार में लगाई जाती थी, आज 31 रुपये से अधिक सेंट्रल एक्साइज है। 10 गुना मुनाफाखोरी के कारण से कृषि की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आज किसान ट्रैक्टर से खेती करता है और तमाम उसका भाड़े में जो लागत में वृद्धि हुई है उसका इफेक्ट जो है सभी सामान में पड़ रहा है। और आम जनता, जहां मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते 97% लोगों की आय कमी है, आय में कमी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। सुशील आनंद शुक्ला, जो कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, उन्हें अब संचार प्रमुख का दायित्व सौंपा गया है। जब CTV7 ने उनसे चर्चा की तो उनका कहना था कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और वो इस पर खरे उतरेंगे। CTV7 का प्रसारण राज्य के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है और अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर संपर्क करें। आप अपने क्षेत्र की एजेंसी ले सकते हैं और यहाँ पर संवाददाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।